ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम एंडोस्पर्म के बारे में जानेंगे। तो पिछले वीडियो में आपको बताया गया था एंडोस्पर्म कैसे बनता है। एक बार फिर से रिपीट कर दिया जाता है एंडोस्पर्म किसे बनता है। जब आपको मेगास्पोरेंजियम के बारे में बताया गया था, उसमें बताया गया था कि जो अंदर का जो भाग है ये जिसे एम्ब्रियो सैक कहते हैं, इसमें 7 सेल 8 न्यूक्लियस पाए जाते हैं और बीच में पोलर न्यूक्लियस पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? पोलर न्यूक्लियाई पाया जाता है। और ये नीचे एक्सेल पाए जाते हैं, बगल में सिनर्जीड पाए जाते हैं, ऊपर की तरफ मतलब चलाजा की तरफ एंटीपोडल और नीचे की तरफ माइक्रोपाइल की तरफ साइड में सिनर्जीड पाए जाते हैं और बीच में एक्सेल पाए जाते हैं। जब फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया होती है तो पॉलन ट्यूब के रास्ते जनरेटिव सेल दो भागों में 2 मेल गैमीट के रूप में डिवाइड हो जाता है। पहला मेल गैमीट क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। एक सेल के साथ पहला फर्स्ट मेल गैमीट आपस में मिलके क्या बनता है? जाइगोट बनाता है जो 2n के रूप में होता है। किसके रूप में? 2n के रूप में होता है। जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो सेंटर में पहुंचता है और पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि यहाँ पर 2 न्यूक्लियस उपस्थित है, 2n ऑलरेडी उपस्थित है और तीसरा आपस में आके मिल जाता है तो क्या बनाता है? PEN बनाता है, मतलब प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस का निर्माण करता है जो 3n के रूप में होता है। किसके रूप में? 3n के रूप में होता है। यही प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस आगे चल के इंडोस्पर्म का निर्माण करता है। ठीक है, अब ये ध्यान देंगे, अब आपको दिमाग में बैठ गया होगा कि इंडोस्पर्म जो है वो 3n के रूप में होता है। किसके रूप में? 3n के रूप में होता है। 3n के रूप में क्यों होता है? क्योंकि ऑलरेडी पोलर न्यूक्लियाई का जो पोलर न्यूक्लियाई 2n के रूप में ऑलरेडी है। एक मेल गैमीट होता है जो त्रिसंलयन के फलस्वरूप इंडोस्पर्म बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर 3n उपस्थित होता है। ठीक है, आपके दिमाग में बैठ गया होगा कि इंडोस्पर्म किसे कहते हैं। ध्यान देंगे, इंडोस्पर्म जब बनता है, इंडोस्पर्म क्यों बनता है ये ध्यान देंगे कि इंडोस्पर्म बनने की प्रक्रिया तब होती है ये एम्ब्रियो डेवलपमेंट होना शुरू हो जाता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से पहले इंडोस्पर्म बनता है, क्योंकि इंडोस्पर्म पोषण देने का जो बन रहे डेवलप हो रहे हैं एम्ब्रियो को पोषण देने का काम करता है, उसे रक्षा करने का काम करता है। तो एम्ब्रियो डेवलपमेंट होने से पहले क्या होता है? इंडोस्पर्म का निर्माण होता है। ये 3 प्रकार से होता है। पहला आपका न्यूक्लियर इंडोस्पर्म है, दूसरा सेलुलर इंडोस्पर्म है और तीसरा हेलोवियल इंडोस्पर्म है। तो हम क्रम से तीनों इंडोस्पर्म के बारे में जानेंगे। तो पहला है न्यूक्लियर इंडोस्पर्म। न्यूक्लियर इंडोस्पर्म में क्या होता है कि मान लीजिए ये एम्ब्रियो सैक पूरा बना हुआ है और ये इंडोस्पर्म बना हुआ है। PEN है, पेन है, प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस उपस्थित है। अब ध्यान देंगे इसमें क्या होगा कि इसमें सेल डिवीजन होगा, ये विभाजित होगा। विभाजन के फलस्वरूप किसी प्रकार का कोशिका भित्ति नहीं बनेगा। इसी प्रकार से ये जैसे जैसे डिवाइड होगा उस तरीके से आपका कहीं भी किसी प्रकार से भी न्यूक्लियस में कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा और अंततोगत्वा जाकर एम्ब्रियो सैक के किनारे किनारे न्यूक्लियस बन जाता है। ठीक है, इंडोस्पर्म बन जाता है। इस प्रकार के इंडोस्पर्म को न्यूक्लियर इंडोस्पर्म कहते हैं। इसमें किसी प्रकार से कोई भी बनते समय कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता, ये फ्री होते हैं। क्या होते हैं? फ्री होते हैं। दूसरा है सेलुलर इंडोस्पर्म। सेलुलर इंडोस्पर्म में यूं ही ये PEN प्राइमरी इंडोस्पर्म न्यूक्लियस 2 भागों में विभाजित होता है, तुरंत क्या होता है? कोशिका भित्ति बन जाती है। इसमें हमने
न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में देखा कि न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में किसी प्रकार से कोशिका भित्ति नहीं बनी हुई, वो फ्री डिवाइड हो रहा था। ठीक है, इसमें क्या है कि जो ही दो भागों में न्यूक्लियर डिवाइड हो रहा है तुरंत क्या हो रहा है कि कोशिका भित्ति बन जा रही है। ठीक है, इसी प्रकार से आगे की चरणों में भी न्यूक्लियस जितने भागों में डिवाइड होगा, जितने भागों में डिवाइड होगा उसी प्रकार से आपके कोशिका भित्ति बनती जाएगी। इस प्रकार के एंडोस्पर्म को हम क्या कहते हैं, सेलुलर एंडोस्पर्म कहते हैं। ठीक है, तीसरा है हेलोबियल एंडोस्पर्म। क्या है, हेलोबियल एंडोस्पर्म। हेलोबियल एंडोस्पर्म में क्या होगा, सबसे पहले जो पीईएन है, इसमें अनियमित आकृति का न्यूक्लियस बनेगा और अनियमित आकृति में ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब कोशिका भित्ति सबसे पहले बनेगा। दूसरे स्टेज में क्या होगा, दोनों अलग अलग न्यूक्लियस डिवाइड होगा लेकिन किसी प्रकार की कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होगा। अर्थात हम कह सकते हैं हेलोबियल में सबसे पहले सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, मतलब कोशिका भित्ति बन जाती है, लेकिन उसके बाद न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की भांति एंडोस्पर्म बनना शुरू हो जाता है। तो ये तीन प्रकार के एंडोस्पर्म थे, न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, सेलुलर एंडोस्पर्म, हेलोबियल एंडोस्पर्म। तो आपको ये ध्यान में रखना होगा जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि एंडोस्पर्म एन के रूप में होता है कि 2n के रूप में होता है कि 3n के रूप में होता है, ट्रिप्लॉइड होता है, तो आप क्या कहेंगे कि एंडोस्पर्म 3n के रूप में होता है। ऐसा क्यों, क्योंकि पोलर न्यूक्लियाई ऑलरेडी उपस्थित है, 2n उपस्थित है, एक मेल गैमेट जाता है तो 3n हो जाता है, इसीलिए इसे त्रिसंलयन के फलस्वरूप ये एंडोस्पर्म का निर्माण होता है। न्यूक्लियर एंडोस्पर्म में आपने देखा कि न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, किसी प्रकार से कोशिका भित्ति नहीं बन रहा है। ठीक है, सेलुलर एंडोस्पर्म में न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है, मतलब पीईएन डिवाइड हो रहा है और कोशिका भित्ति जैसे जैसे न्यूक्लियस डिवाइड होगा वैसे वैसे कोशिका भित्ति बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, हेलोबियल में क्या हो रहा है कि हेलोबियल में पहली बार तो डिवाइड होगा तो कोशिका भित्ति बनेगा, लेकिन उसके बाद जो भी एंडोस्पर्म बनेगा, जो भी संरचनाएं बनेंगी उसमें किसी प्रकार से कोशिका भित्ति का निर्माण नहीं होता है। तो न्यूक्लियर एंडोस्पर्म का उदाहरण है कैप्सुला, सेलुलर एंडोस्पर्म का उदाहरण है एडोक्सा, स्पर्म का उदाहरण है एनीमूरस। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही एंडोस्पर्म के बारे में हमने जाना। शेष टॉपिक अगले वीडियो में आप सभी को